back to the channel Commerce Mania. I hope you guys are doing absolutely fine. तो guys आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग हमने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है और आज हम इसी प्लानिंग को एक्सटेंड करके चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे काम करती है ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे प्रोसेस की जाती है। तो चलिए वीडियो को समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली क्या है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिर्फ प्लान के बारे में सोचने से कभी वो प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि प्लान तो सिर्फ यहां है ना, उस प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगी, आपको फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए होंगी, आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होगी, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होगी। ये तो वही बात हुई ना कि मेरे पास एक रेस्टोरेंट का आइडिया है, लेकिन वो सिर्फ आइडिया ही तो है जो सिर्फ यहां है। उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, उस आइडिया को एक रियल शेप देने के लिए मेरे पास डिफरेंट रिसोर्सेज तो होना चाहिए ना। तो उन्हीं डिफरेंट रिसोर्सेज के अरेंजमेंट को ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में कि ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइज करना यानी अरेंज करना सब कुछ एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते या फिर सुनते रहते हैं कि हमें एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, हमें चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, हमें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, मींस अरेंज करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंज करना। रिक्वायर्ड का मतलब होता है प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसोर्सेज जरूरी होती हैं उन रिसोर्सेज का अरेंजमेंट हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है जरूरी रिसोर्सेज का अरेंजमेंट ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अकम्प्लिश हो सके। तो ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू अरेंजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक चीज आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट ऑल अबाउट अरेंजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग में सिर्फ हम रिसोर्सेज का अरेंजमेंट नहीं करते, ऑर्गेनाइजिंग में हम ये भी डिसाइड करते हैं कि किसको क्या काम करना है। और ये भी नहीं कि किसको क्या काम करना है, हम ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन किसको सुपरवाइज करेगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज का अरेंजमेंट होता है, ड्यूटीज क्लियर की जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर की जाती हैं और एक वर्किंग रिलेशनशिप डिसाइड किया जाता है कि आप किससे ऑर्डर लेंगे, आप किसको रिपोर्ट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसलेट द प्लान इनटू एक्शन, यानी ऑर्गेनाइजिंग ऐसा फंक्शन है जो हमारे प्लान को एक एक्शन प्रोवाइड करता है। प्लान को एक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? ये डिसाइड करके हु इज गोइंग टू परफॉर्म विच टास्क, यानी कौन सा पर्सन किस टास्क को परफॉर्म करने वाला है। ये सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजिंग में ही डिसाइड करते हैं। तो आपके सामने अगर ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क के लिए आता है कि नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट ट्रांसलेट द प्लान इनटू एक्शन, तो आंसर है ऑर्गेनाइजिंग। और कैसे हमारा जो प्लान है वो एक्शन में ट्रांसलेट होता है, ये डिसाइड करके हु इज गोइंग टू परफॉर्म विच टास्क। अब हम बात करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस की। तो ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस आप अभी तक समझ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, हम ड्यूटीज को क्लियर करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट ऑफ एक्सपर्टीज। आप एक चीज समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में एक जो पूरा एंटायर टास्क है वो कभी भी किसी एक इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम एक बड़े से टास्क को हम छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करते हैं जिनको हम जॉब्स बोलते हैं। और इन्हीं जॉब्स को हम एक पर्सन की, एक एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी और उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम उसको वो जॉब देते हैं। यानी नेचर ऑफ द जॉब और कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ अ पर्सन को हम मैच कराते हैं और अगर हमें वो पर्सन सही लगता है तो हम उसको वो टास्क असाइन करते हैं। और हम ये भी जानते हैं स्पेशलाइजेशन कैसे आता है, ये हमने डिवीजन ऑफ वर्क में भी डिस्कस किया हुआ। स्पेशलाइजेशन आता है जब एक पर्सन किसी काम को रेपिटेडली परफॉर्म करता है। तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में एक एंटायर टास्क किसी एक पर्सन को, इंडिविजुअल को असाइन नहीं किया जाता है, रादर उस टास्क को डिवाइड करके हर एक इंडिविजुअल को उसकी कैपेबिलिटी और उसकी एबिलिटी के बेसिस पर हम डिजाइन कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। एंड व्हेन अ पर्सन, जब वो पर्सन एक टास्क को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लैरिफाई वर्किंग रिलेशनशिप।
क्लेरिफाई मीन्स क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यानी वर्क से, यानी काम से, आपका काम को लेकर आपका रिलेशन किससे है वो क्या हो रहा है, वो क्लियर हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में ये क्लियर कर दिया जाता है कि कौन सा सबऑर्डिनेट किस सुपीरियर से ऑर्डर लेगा। जैसे प्रोडक्शन एम्प्लॉयज के लिए ये पहले से ही डिसाइड है कि आपको सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर से ही ऑर्डर लेना है। तो वर्किंग रिलेशनशिप इज वेरी क्लियर, वर्किंग रिलेशनशिप इज वेरी क्लियर। एवरी एम्प्लॉय नोज टू whom they have to take order and to whom they have to report, कि उन्हें किससे ऑर्डर लेना है और उनको किसको रिपोर्ट करना है। तीसरे हम बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी रिसोर्सेज का वेस्ट क्यों नहीं होता। रिसोर्सेज का वेस्ट ना होने की वजह यह है कि ऑर्गेनाइजिंग में जो टास्क असाइन किया जाता है वो पर्सन की कैपेबिलिटी और उसकी एबिलिटी के बेसिस पर दिया जाता है, यानी हर इंसान को वही काम दिया जाता है जिसमें वो एक्सपर्ट है, जिसमें वो स्पेशलाइज है, जिसको वो कर सकता है। तो यहां पर जब हम उस इंसान को वो काम देंगे जिसमें वो एक्सपर्ट है तो वहां पर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है वो ऑप्टिमम होगा, वहां पर कोई भी हमारे रिसोर्स जो है वो वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडेप्टेशन टू चेंज। हम एक चीज जरूर जानते हैं कि जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में और थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट में भी डिस्कस किया हुआ था कि ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है और ये जो एनवायरनमेंट जिसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं वो बहुत डायनामिक है, यानी इट कीप्स ऑन चेंजिंग और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो चेंज के साथ चेंज जरूर हो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज के साथ चेंज नहीं होती है तो जाहिर सी बात है द ऑर्गेनाइजेशन इज लैगिंग बिहाइंड। तो हाउ चेंजेस कैन बी अडेप्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से हम चेंजेस को अडेप्ट कर पा रहे हैं। कैसे ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को अडेप्ट कर पा रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है, जो एक ढांचा है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम बहुत फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं उनको अडेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो चेंजेस आर वेरी इजी टू अडेप्ट बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल मींस एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट और विकास कैसे हो रहा है, एक चीज आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। आप जानते हैं कि हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर अपने नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट से हमेशा अपने रेगुलर टास्क कराता है। जैसे आप अपने स्कूल्स में अपने टीचर्स के कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम जरूर करते होंगे, तो ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजर अपने रूटीन टास्क अपने नीचे काम कर रहे सबऑर्डिनेट्स को देता है और सबऑर्डिनेट्स को जब वो टास्क दिए जाते हैं तो दे गॉट अ चांस टू लर्न समथिंग न्यू अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर जॉब। उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है एंड व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू, व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू इट लीड्स टू देयर डेवलपमेंट। तो डेलीगेशन की हेल्प से, यानी जब मैनेजर अपने टास्क जब ट्रांसफर करता है सबऑर्डिनेट्स को तो उनको कुछ नया सीखने को मिलता है और इस तरीके से पर्सनल यानी एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है। तो यहां तो हमने बात कर ली है इंपॉर्टेंस की और अब बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की। तो अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कैसे आते हैं, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि वर्क क्या है, जो कि पहले ही प्लानिंग में डिसाइड हो चुका है। प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज हमने पढ़ी थी, पहला स्टेप जो पढ़ा था वो था सेटिंग अप ऑफ गोल मीन सेटिंग अप ऑफ टास्क। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है टास्क को, वो टास्क जो प्लानिंग में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। टास्क को आइडेंटिफाई करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, वन पर्सन कैन नॉट बी स्पेशलाइज इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। एक इंसान काम के हर एक्सपेक्ट में काबिल और स्पेशलाइज नहीं हो सकता। तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टास्क हम उस टास्क को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करेंगे जिनको हम जॉब्स बोलते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, टास्क का डिवीजन भी हो गया। अब हम क्रिएट करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपसे एक मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है और डिफरेंशियली आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में तो ये आएगा। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आपने काम को डिवाइड कर दिया, काम को डिवाइड करने के बाद जब सिमिलर नेचर के काम को जब हम एक डिपार्टमेंट में ग्रुप करते हैं तो उसे डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। जैसे बच्चों को डिवाइड करने के बाद सेक्शन बना दिए जाते हैं, तो उसी तरीके से डिपार्टमेंटलाइजेशन में सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स को हम डिपार्टमेंट में फॉर्म करते हैं। जैसे कि सारे प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन में आ जाते हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में और फाइनेंस वाले फाइनेंस में। तो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बनाने के कई सारे बेसिस हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन
फंक्शन के बेसिस पर डिपार्टमेंट बनाती है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट बनाती है, जैसे मेडिसिन, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन टेरिटरी के बेसिस पर भी डिपार्टमेंट बनाती है, जैसे ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ। तो डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद, यानी काम को डिवाइड करने के बाद, हमने सिमिलर नेचर के जो जो भी काम थे उनको एक डिपार्टमेंट में फॉर्म कर दिया। डिपार्टमेंट बन चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू असाइन द ड्यूटीज, मींस जॉब असाइन करने का टाइम है। तो इस स्टेप में हम इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉय को उसकी कैपेबिलिटी और उसकी एबिलिटी के बेसिस पर हम उसको टास्क असाइन कर देते हैं। यानी हमें ये देखना है कि हमारी जॉब का नेचर क्या है और पर्सन की कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन और उसकी एबिलिटी क्या है। जब ये दोनों कंपैटिबल होती हैं तो हम क्या करते हैं, टास्क असाइन कर देते हैं। तो असाइनमेंट ऑफ टास्क भी हो गया, कीपिंग इन माइंड द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन एंड द नेचर ऑफ जॉब, एंड इफ वी फाइंड कंपैटिबल वी विल असाइन द टास्क टू द इंडिविजुअल। देन हम बात करते हैं एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब एक चीज जान लीजिए कि सिर्फ ड्यूटीज असाइन करना ही काफी नहीं होता, हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि कौन सा सबऑर्डिनेट किस सुपीरियर से ऑर्डर लेगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क उसको किसको रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर करना बहुत जरूरी है, यानी ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है हु इज गोइंग टू परफॉर्म विच टास्क, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क आप किससे ऑर्डर लेंगे और किसको रिपोर्ट करेंगे। तो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा सबऑर्डिनेट के सुपीरियर से ऑर्डर लेगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क टू हुम दे आर गोइंग टू रिपोर्ट। यानी ये एस्टैब्लिश एंड ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है दैट हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही काफी है। कल हम मिलते हैं, कल चूंकि हमारा थर्सडे है, और कल हम मिलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। तब तक के लिए मैं सलीम खान इजाजत चाहूंगा आपसे। गुड नाइट।